हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का दूसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने किया था? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया था और इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, और जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, अमरनायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? अमरनायक प्रणाली, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर, यानी कि अमरनायक प्रणाली विजयनगर शासकों की एक नवीन खोज थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? भारत में सूफियों संतों का जो आगमन है वह किस शताब्दी में हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में सूफियों का आगमन जो है 10वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, अलवार संत किसके उपासक थे? अलवार संत जो हैं वह किसके उपासक थे? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णु के उपासक थे। अलवार संत जो हैं वह विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन हैं? हितोपदेश का लेखक, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह पुस्तक जो है नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। नारायण पंडित जो हैं वह हितोपदेश के लेखक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? किस भारतीय शासक के द्वारा विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास को स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जागीर संकट के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सतीश चंद्र के द्वारा। सतीश चंद्र के द्वारा जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार जो हैं वह सतीश चंद्र ही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत किया था? ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1861 में। 1861 में संसद में इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कहा था कि सारे अनुभव हमें यह बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में भारत आया था और उसमें कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा के साथ इनमें से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक कानून के विरोध में अपने अनुयायियों के साथ जो है साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। उसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, यानी कि एक तरफ जो है सूची 1 में लेखक का नाम दिया गया है और सूची 2 में पुस्तक का नाम। यहाँ पे जो है पुस्तक जो है इस साइड में है, सूची 1 में ही पुस्तक का नाम है और सूची 2 में जो है लेखक का नाम है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कॉमनवेल्थ पुस्तक जो है, कॉमनवेल्थ पुस्तक वह एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। और फ्री हिंदुस्तान यह जो है यह तारक नाथ के द्वारा लिखा गया है, फ्री हिंदुस्तान। उसके बाद सी में 1 दिया है, यानी कि इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। वेलेज़ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताना है। वेलेज़ली के द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4, यानी कि सबसे पहले जो है हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, फिर तंजौर और सबसे लास्ट में जो है अवध के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 तक चला था, किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुगौली की संधि, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुगौली की संधि के साथ ही आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 ईस्वी में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग को स्थापित करने का श्रेय जो है वह लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1854 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के ही समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो है 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया? अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुशासन का आरोप लगाकर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध का विलय किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। ये हिंदू धर्म और इस्लामिक शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि 2 पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? काफी लंबा स्टेटमेंट दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वहां पे जो है जहांगीर का लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 73, कनौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी? कनौज से पूर्व हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पांचवा ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्राचीन वैदिक नदियों के नाम वर्तमान नाम से सभी सही सुमेलित है। यानी कि इसमें कुंभा जो है काबुल, यह भी सही है, सादनीरा गंडक को कहा जाता था, पुरुषनी नदी जो है जिसका वर्तमान नाम रावी है, और सतुद्री का वर्तमान नाम सतलज है। यानी कि चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? भूदान आंदोलन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पंचमपल्ली में, यानी कि आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पंचमपल्ली में यह आंदोलन सबसे पहले शुरू हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित घटनाक्रमों को सबसे पहले से शुरू करके काल क्रमानुसार सजाना है इसको, यानी कि सबसे पहले से सबसे बाद तक काल क्रम अनुसार इस घटना को सजाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सबसे पहले जो है एक गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो है 4 होगा अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, फिर उसके बाद 3 होगा मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन हुआ था, और सबसे अंत में 2 होगा कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई थी, वे औरंगजेब के समकालीन थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी सरकार पर कब्जा किया था, वो 1766 में किया था। यहाँ पे 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी, कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा जो है वह 1766 ईस्वी में हुआ था, 1766 में। उसके बाद जो है मीर कासिम का बिहार बंगाल से पलायन जो हुआ था वह 1763 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण वह 1748 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन 1 होगा, उसके बाद जो होगा ऑप्शन 4 होगा, फिर यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा, फिर लास्ट में ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 100% केंद्र सरकार के द्वारा ही इसका पोषण किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से सेबी से संबंधित कौन सा कथन सही है? इनमें से बताना है कि सेबी से संबंधित जो है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन जो है सही है, 1, 2, 3, 4। यानी कि इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, 30 जनवरी 1992 को इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है, ठीक है, यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है। यानी कि यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 से जो है भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? इनमें से कौन सा मद जो है वह राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार के द्वारा लिया गया ऋण जो है वह राजस्व के प्राप्ति में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, अखिल भारतीय ट्रेंडिंग पोर्टल ई नेम का टैगलाइन क्या है? अखिल भारतीय ट्रेंडिंग पोर्टल जिसका नाम है ई नेम, इसका टैगलाइन क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तम फसल उत्तम इनाम। उत्तम फसल उत्तम इनाम जो है यह जो है कृषि से संबंधित पोर्टल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, एंट्रीपोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है?
एंट्री पोर्ट व्यापार से। क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं जो है एंट्री पोर्ट व्यापार कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सी रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक समूह के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे सभी जो रिपोर्ट है वो विश्व बैंक समूह के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। यानी कि विश्व विकास संकेतक, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये चारों रिपोर्ट जो है वह विश्व बैंक समूह के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। तो वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में जो है ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। यह दोनों कथन जो है वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार में वह 50,735 रुपया है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है वो विश्व बैंक की एक समूह है जो पूंजी उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित करके भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितना कर दिया है? बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित करके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 49% से इसको 74% कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना कोर ऑफ कोर में शामिल है? बजट 2021-22 के अनुसार इनमें से कौन सी योजना जो है वह कोर ऑफ कोर में शामिल है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि पांचवा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिए गए ऑप्शन के अनुसार सभी जो है वह कोर ऑफ कोर योजना में शामिल है। यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए भी अम्ब्रेला योजना। यानी कि ये चारों ऑप्शन जो है यह कोर ऑफ कोर योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया गया है? 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण किसे समर्पित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरोना वॉरियर्स को। कोरोना वॉरियर्स को यह सर्वेक्षण जो है समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस जो है वह प्रत्येक साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया था? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार जो है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में से कौन है? मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाला रिट इनमें से कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या 13 थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान, तो भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास दिए गए विकल्प के अनुसार कौन से इसमें होगा? जब कोई विधेयक जो है राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है विचार विमर्श करने के लिए, तो राष्ट्रपति के पास जो है आरक्षित रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वे विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शन एक भी इसमें राइट आंसर होगा। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रह सकते हैं, यहाँ पे दो भी सही होगा। वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार करने के लिए लौटा दिया जाए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 3 भी सही होगा। राज्यपाल को स्वयं विवेक से निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकता है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे गलत होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया था? पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को किसने स्वीकृत किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव। वर्ष 1934 में पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा के निर्माण का विचार जो है एम एन राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और यह जो है अगस्त प्रस्ताव के द्वारा सिद्धांत को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। किसने कहा कि भारत एक अर्थ संघात्मक राज्य है? किसने कहा था कि भारत एक अर्थ संघात्मक राज्य है? तो राइट आंसर होगा केसी व्हीयर के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। संविधान की प्रस्तावना में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले जो है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार पहले न्याय आता है, फिर स्वतंत्रता आती है, उसके बाद जो है समता आती है, और सबसे लास्ट में बंधुत्व आता है, यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।